everyone, I welcome you all to my channel KS Wala. Today we are going to the fourth lecture of my current affairs series, and the next topic in this lecture that is incorporated in the booklet of June 2024, that is proportional representation. अब इंडिया में अगर हम बात करें, अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है. इट इज अबाउट दैट हाउ पीपल आर बीइंग इलेक्टेड इनटू द इंडियन पॉलिटिकल सीन. इंडिया में अभी क्या है, दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. एक्चुअली व्हाट इज गोइंग इन इंडिया, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट. जो अभी देख रहे हो सिस्टम क्या है कि पहले एक कंट्री अगर है, कंट्री इंडिया है, इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है एंड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को चुना जाता है एज द एमपी ऑफ लोकसभा. ओनली वन मेंबर इज बीइंग इलेक्टेड एज द एमपी. तो यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अब देखिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी 2024 इलेक्शन हो गया, तो उसमें एमपीज आ गए फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, बीजेपी भी था. अब यहां पे क्या मसला है कि इस वाले सिस्टम में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर आ गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है. इफ आई विल से इन 2024 इलेक्शंस बीजेपी के पास बस 44.20% वोट शेयर था. स्टिल गवर्नमेंट किसने बनाई है अभी? बीजेपी. पीएम कौन है? फ्रॉम द बीजेपी. Despite having 44%, that is less than 50%. 50% votes भी नहीं है, it's only 44.20%. Still BJP has formed the government with the coalition of other parties. So क्या ये proper representation है? नहीं, क्योंकि आप खुद देखिए यहां पे 56% लोग जो है वो represent हो ही नहीं रहे हैं. That means 56% लोग जो है जिनने बीजेपी को नकार दिया, उनने वोट नहीं दिया बीजेपी को, तो उन 56% लोगों को क्या किया गया? इग्नोर किया गया, क्योंकि जो 44% लोग हैं उन्हीं की सरकार बन गई. तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम. ये भी प्रेजेंट सिस्टम यही है, फर्स्ट पास द पोस्ट. इसी को देखते हैं हम. यहां पे क्या है, कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में, और हर एक यूनिट से एक मेंबर को चुना जाता है, हु इज द विनर. अब वो एक मेंबर जो है वो 30% वोट से भी जीत सकता है, 40%. मान लो अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेट इट बी द वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 कैंडिडेट्स ने अपना फाइल किया है दिस फॉर इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसमें से एक पर्सन को मिले 30% वोट्स, सेकेंड को मिले 25% वोट्स, थर्ड को मिले 25% वोट्स एंड फोर्थ को मिले 20% वोट्स. तो जीता किसने? द वन हु इज हैविंग द मेजॉरिटी, दैट इज 30%. लेकिन स्टिल आप देख लो जो बाकी 70% लोग जो है वो इग्नोर हो गए. विनर कौन रहा? द वन हु इज हैविंग 30% वोट्स ओनली, ही इज द विनर. तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो रिप्रेजेंट होते ही नहीं है. फिर दैट इज अ सिस्टम व्हिच इज देयर इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, इंडिया इज देयर, कनाडा इज देयर. इन कंट्रीज में यही सिस्टम चलता है मेंबर्स को चुनने का इंडियन पॉलिटिकल सीन में. दैट इज दैट कंट्री जो है डिवाइड होती है स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज में, उनसे फिर एक मेंबर चूज होता है. उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम. अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत आसान है समझना, जिसके ज्यादा वोट्स वो जीत गया, दैट इज इट. तो ये काफी इजी है समझना वोटर्स के लिए. और दूसरी बात, ये स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट करता है. विल डिस्कस, जब हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो विल डिस्कस कि कैसे यहां पे स्टेबल गवर्नमेंट आ सकता है, और यहां पे एनकरेज होते हैं वोटर्स डिफरेंट सोशल ग्रुप से कि वो एक साथ आए और एक इलेक्शन जीते एक लोकेलिटी में. ठीक है, ऐसे हम देखेंगे कि अब अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? यहां पे पूरी कंट्री को हम एक ही यूनिट मान सकते हैं. जैसे हमने इससे पहले क्या देखा था, एक कंट्री को हमने डिफरेंट यूनिट्स में बांटा, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा. लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है, एक पूरी कंट्री को हमने क्या एक ही यूनिट मान लिया. दिस कंट्री लाइक इंडिया इज देयर, इसको हमने सिंगल यूनिट मान लिया. तो यहां पे हमने देखा पार्टीज है, बीजेपी पार्टी है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, ये डिफरेंट पार्टीज है.
तो हम क्या करते हैं इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, हम इस पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाएंगे, फिर देखेंगे परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है किस किस पार्टी के पास कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स है, ठीक है। फिर उतने ही सीट्स हम उस पार्टी को देते हैं इन द हाउस। फॉर एग्जांपल जैसे कि बीजेपी को मिले थे 44% वोट्स, तो 44% ऑफ सीट्स जो लोकसभा में, देखो हमारे लोकसभा में कितनी सीट्स है, 543 सीट्स है। जब हमने देखा 44% वोट्स मिले हैं बीजेपी को, तो इन सीट्स में से 44% सीट्स किसको मिलेंगे, बीजेपी को। मान लो आईएनसी इज देयर, उनको मिल गए 30% वोट्स, तो इसमें से 30% किसको चला जाएगा, आईएनसी को। ऐसे हमने देख लिया आम आदमी पार्टी इज देयर, उनको अगर मिले 20% वोट्स, तो इनमें से 20% सीट्स मिल गए आम आदमी पार्टी को। अगर हम देखेंगे समाजवादी पार्टी को अगर 10% वोट्स मिले हैं, तो 10% सीट्स चली जाएंगी किसको, समाजवादी पार्टी को। तो दैट मींस हर एक पार्टी क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि जो वोटर्स थे जिन्होंने इन पार्टीज को चुना, जितने भी लोग थे, ये 10% लोग हिंदुस्तान में चुना, किनको चुना, समाजवादी पार्टी, यानी कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, उनके लोग भी आगे लोकसभा में। ऐसी कांग्रेस की बात की, उनके वोट शेयर में कितने से 30%, तो उनके भी लोग आगे लोकसभा में। तो रिप्रेजेंटेशन सबकी हो रही है। अब समझिए, अगर स्टेट की मैं बात करूं या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं या पूरे स्टेट की बात करूं, स्टेट में भी ऐसे हो सकता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ J&K स्टेट, लेट इट बी स्टेट, यूटी नहीं अगर इसको मानते, इसको स्टेट अगर मानते हैं, पूरे स्टेट में हमारे पास पार्टीज है। पार्टीज हमने देखा कि यहां पे जैसे एनसी है, यहां पे दिस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे यहां पे दिस पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये डिफरेंट पार्टीज है। लेट इट बी 3 पार्टीज आर देयर। अब पूरा J&K स्टेट है, इसको हमने एक यूनिट मान लिया, ओनली 1 यूनिट। तो हम वैसे ही सेम इसी तरीके से देखेंगे यहां पे परसेंटेज ऑफ वोट्स। एनसी को मान लो कि एनसी को मिले हैं 40% वोट्स, ठीक है। ऐसे इसको पीडीपी को मिले हैं, दे आर हैविंग द 35% वोट्स। ऐसे ही दिस 25% वोट्स जो है वो मिले हैं किसको, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को। तो हर एक पार्टी से इतने परसेंटेज ऑफ लोग आएंगे जो बनेंगे यहां पे MLAs, और फिर ये बनाएंगे मिल के सरकार। तो इससे क्या होता है, देयर इज मोर दैट पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि आपके हर एक पार्टी से MLAs है, तो फिर आपको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट की ज्यादा चांसेस रहते हैं किसमें, इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। शॉर्ट में इतना है, जो इससे पहले वाला सिस्टम था, एक हमने माना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही मेंबर जीत के आता है, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक को पहले मेंबर, फॉर एग्जांपल लेट अस डिवाइड नाउ दिस J&K, अभी तो हम वाइडर लेवल पे बात कर रहे थे, अब छोटे से लेवल पे आते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। मान लो J&K है, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहां से 4 लोगों ने फिर से वही इलेक्शन पेपर्स फाइल किए हैं, 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पहले को मिल गए 30% वोट्स, दूसरे को मिल गए 25% वोट्स, तीसरे को भी मिल गए कितने, 25% वोट्स, एंड फोर्थ विल गेट 20% वोट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेते हैं तो रिप्रेजेंटेशन सबकी होनी चाहिए। होगा क्या, सीट्स बढ़ जाएंगी। हाँ, अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले एक ही मेंबर आता था, वो मेंबर जिसके पास ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स होता था, वो बनता था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर। लेकिन यहां पे क्या हो सकता है, आपको बाकी कैंडिडेट्स भी उठाने हैं। आप इसको अगर 25% वोट्स, तो वहां से भी सीट आएगी। तो होगा क्या, अल्टीमेटली सीट्स बढ़ जाएंगी इन द असेंबलीज। ये हो सकता है इसका, दैट दे हैव टू इंक्रीज द सीट्स इनटू द असेंबली, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबलीज हो, तो उनमें आपको इंक्रीज करनी है सीट्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें क्या होता है, एक कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, वहां से एक मेंबर आता है एज अ विनर, दैट इज फर्स्ट पास द वोट, जिसके पास ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स होंगे। ज्यादा का मतलब लेकिन ये नहीं होगा कि मोर देन 50% इसके पास होंगे। ज्यादा मतलब जितने भी वहां कैंडिडेट्स वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा जिसके होंगे तो वो विनर होगा। तो ये ज्यादा 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स आए हैं उतनी आपको सीट्स मिलती है। ये डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बीच में।
एंड अब यहां पे यही लिख रहा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसी के लिए जो यहां पे एक्सपर्ट्स है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हमें इसको रिप्लेस करना चाहिए। जो हमारा अभी सिस्टम है दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, इसको अब हटाना चाहिए। अब वहां पे हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बात इसकी वही है कि यही बोल रहा है कि एक जिस ज्योग्राफिकल एरिया को डिमार्केट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या पूरे एंटायर कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान सकते हैं, फिर वही होता है वहां पे मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो मैं आपको अभी बता रहा था कि वैसे नॉर्मली हम एक ही चुनते हैं जिसके हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स होंगे, लेकिन इस वाले सिस्टम में हमें मोर देन वन चुनना पड़ेगा, फिर मोर देन वन मेंबर, जिसकी वजह से सीट्स बढ़ेंगी। तो वही है, ऐसी एग्जाम्पल कहां पे ये सिस्टम होता है, देयर आर टू एग्जांपल्स, इजराइल एंड नेदरलैंड्स, जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। अब ये करता क्या है, ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पार्टीज। जब यहां पे आपको दिखा रहा था, मान लो ये वाला मेंबर जो था ये एनसी का था, ये वाला मेंबर पीडीपी का था, तो ये भी रिप्रेजेंट होगा, ये भी, और साथ में ये लोग भी रिप्रेजेंट होंगे, इनका भी मेंबर आएगा जितने भी परसेंटेज ऑफ वोट्स होंगे। तो यानी कि वही कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन होती है सब पार्टीज की। ऐसी फेयर जो माइनॉरिटी पार्टीज होती है जिनको वोट्स कम मिले, फॉर एग्जांपल देयर माइनॉरिटी पार्टीज 20%, हो सकता है 20% वोट्स की बेसिस पे इसको भी एक सीट मिले, तो ये भी हो गया रिप्रेजेंट। तो माइनॉरिटी पार्टीज भी रिप्रेजेंट हो जाती है इन दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और बहुत कम वोट्स जाया हो जाते हैं, बहुत ही कम वोट्स, क्योंकि देखो इसको भी रिप्रेजेंटेशन मिला, इसको भी मिला। मान लो कि 20% वाले को नहीं मिला क्योंकि सीट्स फिट नहीं रही, लेकिन कम से कम 30 + 50 यानी कि 80% पीपल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। 80% लोगों ने जो चुना, जिसको चुना वो आगे बढ़ गया, तो बस 20% वोट जाया हो गया। अब वैसे देखो नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा, बस 30% वोट्स जो है वो जो थे वैल्यूएबल वोट्स माने गए, अब क्योंकि 30% जो है उन्हीं का कैंडिडेट चुना गया, बाकी 70% वोट्स जाया हो गए। तो ये इसमें नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता है। अब ये वही कह रहा है, इससे होता क्या है, कंसर्न क्या है कि इसकी वजह से फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर बनता है। कैसे फ्रेगमेंटेड, मतलब क्या है, बहुत सारी पार्टीज रिप्रेजेंट होगी, तो फ्रेगमेंटेड इसी को कहते हैं जब डिफरेंट पार्टीज रिप्रेजेंट करती है, फिर डिफरेंट पार्टी सरकार में आती है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, डिफरेंट हिस्से हो जाते हैं उसके। या ऐसी, यही मैं बोल रहा था आपसे अभी कि इसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट्स क्रिएट होती है, मे रिजल्ट इन कोलिशन गवर्नमेंट्स व्हिच कैन बी लेस स्टेबल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और ये तो हम जानते ही, पिछले लेक्चर में हम कोलिशन गवर्नमेंट पे बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में, कि कोलिशन गवर्नमेंट कैसे क्या लेस स्टेबल होता है। इट्स नॉट स्टेबल, अगर कभी भी एक पार्टी ने हाथ खींच लिया तो गवर्नमेंट वहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसी वजह से इस सिस्टम में ये क्या है, लेस स्टेबल है, और इससे कोलिशन गवर्नमेंट बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की एडवोकेसी की अभी इंडिया के एक्सपर्ट्स ने, दैट इंडिया मस्ट इंट्रोड्यूस दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या इंडिया में अभी कोई इलेक्शन ऐसा है जहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किसी को चुना जाता है? बिल्कुल है। अब वो कौन से मेंबर्स है जिनको यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुना जाता है? फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट प्रोपोर्शनल सिस्टम जो है, ये 3 टाइप्स का होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये कौन से टाइप का होता है? एक तो है which this booklet is mentioning, that is single transferable vote system. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल कंसिडर द प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट के लिए 3 लोग जो है उनने अपने पेपर्स फिल किया दैट वी वांट टू बी द प्रेसिडेंट। अब 3 लोगों का इलेक्शन होगा, 3 लोगों की सीट्स पे इलेक्शन होगा, 3 में से एक को बनाना है प्रेसिडेंट। मान लो 5 लोग हैं वोट करने के लिए, वो कैसे वोट करेंगे? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जब वोट ये देते हैं तो वहां पे हम सीधे प्रेस करते हैं वो पार्टी का बटन जिसको हमें वोट देना है, समझ गया? लेकिन यहां पे अब पुराना सिस्टम कैसा था, हम पेपर पे लिख के डालते थे वोट, जिसको भी देना, जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट, हम वोट देते थे, बात खत्म। लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या होता है, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यहां पे प्रेफरेंस देते हैं। मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम प्रेफरेंस देते हैं। ये मान लो A, B एंड C कैंडिडेट है, हमें वोट देना है, लेकिन हम एक को ही वोट नहीं देंगे, हम प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देंगे। इफ आई हैव टू गिव द वोट टू द प्रेसिडेंट इलेक्शन कि प्रेसिडेंट हमें चुनना है, मैं क्या करूंगा, मान लो कि मेरी पहली प्रेफरेंस है कैंडिडेट बी, तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा, दैट इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस कि कैंडिडेट बी को चुना जाए।
अब मुझे सेकंड प्रेफरेंस भी लिखनी है। मान लो मैंने सेकंड प्रेफरेंस लिखी कैंडिडेट ए और थर्ड प्रेफरेंस मेरी क्या है, कैंडिडेट सी है। अब ऐसे ही और लोग आ गए, जैसे एक पर्सन ने वोट किया, ऐसे दूसरा पर्सन आ गया, उसको भी अब वोट देना है। अब समझ के वो भी सेम इसी तरीके से वोट देगा। मान लो उसने ए को रखा प्रेफरेंस फर्स्ट दी कि मैं चाहता हूं पहले ये बने, अगर ये नहीं तो ये बने, अगर ये नहीं बना तो ये बने, थर्ड प्रेफरेंस। ऐसे ही तीसरा मेंबर आ गया, उसने क्या देखा, उसने देखा इसने भी किया, इसने कहा मेरी प्रेफरेंस है पहले नंबर पे ए बने, फिर कहा कि दूसरे नंबर पे मेरी प्रेफरेंस है सी बने, और तीसरे नंबर पे मेरी प्रेफरेंस है बी बने। क्लियर है? तो ऐसी फोर्थ मेंबर आया, इसने भी क्या कहा, मेरी प्रेफरेंस है 1 बने और मेरी प्रेफरेंस 2 ये और 3 है। इसने भी सेम सेकंड पर्सन की तरह वोट किया। फिफ्थ पर्सन आया, इसने भी वोट किया, इसने कहा मेरी प्रेफरेंस है यहां पे ये 1 बने और ये सेकंड प्रेफरेंस है और ये तीसरी प्रेफरेंस है मेरी। तो ये 5 अलग अलग लोगों ने वोट किया। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो इसमें बहुत कम जिसका 1 रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 1 और 2, ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं। अब इस सी वाले कैंडिडेट को देखो आप, इसको 1 एक मिला है, लेकिन 1 यहां से बी को भी एक ही मिला है, तो इस पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी को। तो हम फिर देखते हैं सेकंड प्रेफरेंस, इसको एक बार मिली है सेकंड प्रेफरेंस, इसको 3 बार सेकंड प्रेफरेंस मिली है, दैट मींस ये आगे चल रहा है, इसको काफी डाउन इसका प्रेफरेंस चल रहा है, तो ये वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये वहीं पे खत्म हो गया। अब बचे 2, अब इनमें हम देखते हैं प्रेफरेंस। अब यहां पे देखो सिंपल क्लियर है, इस वाले मेंबर को 3 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो ये बन गया विनर। इसी को बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इंडिया में इस सिस्टम से कौन कौन सा इलेक्शन होता है, यहां पे अगर चुने जाते हैं, अगर इलेक्शन किनका होता है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कौन लोग चुने जाते हैं इस तरीके से इंडिया में। फर्स्ट इज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सेकेंड कौन है, दैट इज मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव, क्योंकि असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वोट कौन करते हैं, लोग, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वहां पे सेम इसी तरीके से इलेक्शन होता है। तीसरी चीज क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड फोर्थ इज इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये 4 लोग जो है सेम इसी तरीके से चुने जाते हैं, इनमें वही होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और तरीका क्या है उसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो वही है कि वोटर रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ये पहला तरीका है किसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। दूसरा तरीका क्या है, दैट इज लिस्ट सिस्टम। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे किसी इंडिविजुअल को कैंडिडेट नहीं मानते, यहां पार्टी को ही कैंडिडेट मानते हैं। पार्टी मतलब जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में आपको बता रहा था, पूरी इंडिया में हम अब कैंडिडेट किसको मानेंगे, बीजेपी को, हम कैंडिडेट किसको मानेंगे, दिस एनसी को। तो वही बीजेपी के पास कितने परसेंट वोट्स आए, उतने परसेंट मेंबर्स चुने जाएंगे लोकसभा में। ऐसी आईएनसी के पास कितने परसेंट वोट्स आए, तो उतने परसेंट मेंबर्स देंगे इसको लोकसभा में। तो वही है यहां पे, वोटर्स वोट फॉर पार्टी, not for individual candidate, and then parties get seats in proportional to their जो वोट शेयर होगा। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया 44% शेयर है, तो 44% सीट्स ऑफ 543, लोकसभा की सीट्स कितनी है, 543, तो इसका 44%, उतनी सीट्स मिलेगी किसको, बीजेपी को। तो वही होता है लिस्ट सिस्टम। तीसरा कौन सा सिस्टम है, थर्ड सिस्टम इज मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, MMPR कहते हैं इसको, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो पहला कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट में इलेक्शन हो गया, तो वहां पे फर्स्ट जो मेंबर था उसको मिल गए 40% वोट्स, सेकंड जो इलेक्शन लड़ रहा था जो पर्सन, इसको मिल गए 30% वोट्स, थर्ड जो था इसको मिल गए 20% वोट्स, फोर्थ जो था इसको मिल गए 10% वोट्स। अब नॉर्मली जब हम देखते हैं विनर कौन है, नॉर्मली जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो ये है, द वन विद 40% वोट्स। चलो इसको चुन लेते हैं, ये बन गया मेंबर। स्टेट की बात करता हूं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ही मेंबर बन गया, या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, फॉरगेट स्टेट, वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूंसी। ये कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यहां से 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसमें से एक मेंबर 1 को मिल गया 40%, ये विनर हो गया।
कहा लेकिन जो ये बाकी है इनको भी सीट दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन, जो है इनका वोट शेयर जो इनका है, जैसे ये 30% है तो वहां पे सीट्स दो असेंबली में, फिर से इससे वही होगा कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी। दैट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस थिंग। अगर यहां इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही नंबर पहले चुना जाता था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से, अब इस सिस्टम से क्या होगा, अब एक और या दो मेंबर्स चुनने पड़ सकते हैं हमें ऑन द बेस ऑफ देयर वोट शेयर। अब 10% को कहां ही कोई सीट मिलेगी क्योंकि बहुत कम है इसका परसेंटेज, लेकिन इन दो को तो मिलेगी 20 एंड 30% सीट। तो इसकी वजह से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां पे एक चुन के आता था वहां पे और अब चुन के आएंगे, तो वो सीट्स बढ़ेंगी असेंबली में। तो यही होता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला मेंबर चुना जाएगा कैसे, नॉर्मली जैसे चुनते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से, लेकिन बाकी जो शेयर वोट शेयर होगा उसके बेसिस पे इनको भी सीट्स मिलेंगी। वही लिख रहा है, वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो मैं आपसे कह रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, पहला वाला चुना गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि इसके पास 40% सीट्स ये जैसा वोट शेयर है। लेकिन बाकी जो है देयर आर आल्सो एडिशनल सीट्स दैट आर फिल्ड बेस्ड ऑन वेरियस पार्टी परसेंटेज ऑफ वोट्स। तो एडिशनल सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके हम इनसे भी कोई मेंबर्स उठा सकते हैं फॉर द असेंबलीज। दैट आर द 3 टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इंडिया में इसमें से कौन सा चल रहा है अभी कुछ इलेक्शंस के लिए, जैसे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, उनके पास कौन सा सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जब हमने देखा कि प्रेफरेंस के बेसिस पे वोट्स दिए जाते हैं। अब अगर हम देखेंगे दैट यहां पे रीजंस क्या है कि इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है, दैट्स ऑन अदर पेज। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस थिंग? रीजंस क्लियरली यहां पे लिखे हैं। पहली बात, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमें तो समझ आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को आदत क्या है, वही जिसने सबसे ज्यादा वोट्स लिए आउट ऑफ द कैंडिडेट्स जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं वो विनर है। तो इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है यहाँ पे लोगों के पास, कि वोटर्स समझ नहीं पाएंगे क्या है, दूसरी पार्टी से फिर कैसे मेंबर्स आ गए इधर से चुन के। तो इसीलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट है वोटर्स के लिए समझना, और ये बहुत ही सूटेबल, यू कैन से दैट अनसूटेबल है टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्योंकि अब हम क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज अ स्टेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने देखा प्रोपोर्शनल सिस्टम में ज्यादातर चांसेस क्या है कोलिशन गवर्नमेंट बनने के, और वो हमें पता है कि इनस्टेबल होता है। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे अब देखिए, हाईली एक्सपेंसिव बिल्कुल है, काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा इस पे। एक तो वैसी सीट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी हाउसेज में, उसमें भी खर्चा काफी ज्यादा आएगा, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि एंड इसमें। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल इलेक्शन होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वहां पे बाई इलेक्शन का स्कोप है, लेकिन यहां पे स्कोप नहीं है। यहां पे पता है एक जीत गया और दूसरे जो है अपने वोट शेयर के हिसाब से उनको सीट्स मिलेंगी। तो बाई इलेक्शन का भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं। बाई इलेक्शन मतलब कि फिर से इलेक्शन करवाना, अगर कोई लूप होगा इलेक्शन में, कभी रिगिंग होती है इलेक्शन में, तब बाई इलेक्शन होता है वहां पे, या मेंबर की डेथ हो गई जब उसने जीता तो उसके बाद अगर उसकी डेथ हो गई तो फिर से इलेक्शन होता है बाई इलेक्शन। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 40% मान लो पार्टी ए को मिले थे, उससे कोई चुना गया था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बदले कोई और आएगा। अब पार्टी अपनी मर्जी के हिसाब से किसी और को डालेंगे वहां पे, तो बाई इलेक्शन का स्कोप नहीं है। ऐसी इट एलिमिनेट्स इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स। बिल्कुल आजकल अगर हम देखते हैं, हमने किसी एमएलए को वोट दिया, हमें कल कोई काम होता है तो हम उनके पास अपनी डिमांड लेके जाते हैं दैट हमारा फलानी काम है या कुछ है, तो हमारा कॉन्टैक्ट है उनके साथ। लेकिन जब ये प्रोपोर्शनल सिस्टम आएगा जहां पे पार्टी ही पूरी क्या है, वही एक कैंडिडेट है, तो कल को हम अपनी प्रॉब्लम्स किसके पास लेके जाए? जैसे आज सब कश्मीरी जाते हैं, दे हैव द कॉन्टैक्ट्स विद द एमएलएज, विद द मिनिस्टर्स जो यहाँ पे है, तो उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। लेकिन जब वैसे है, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, जो इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं पार्टी किस पार्टी ने किसको चुना वहां पे, तो ये कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ऐसी इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीजेस दैट ऑफ वोटर। तो पार्टी सिस्टम बहुत हाईलाइट हो जाएगी, क्योंकि अब देखा जाएगा एज अ पार्टी, ठीक है। जो ये वोटर, जो ये द सिग्निफिकेंस है वोटर का, वो कम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब पार्टीज को पता है जितने परसेंट मिलेंगे उतना तो सीट कंफर्म है। ऐसे क्या सब कोशिश करते हैं कि वोटर्स को मनाने की, उनको उनकी डिमांड्स दी जाती है ताकि हमें ही वोट करे। तो वोटर की बड़ी इज्जत होती है इलेक्शन के टाइम पे। अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम आ गया तो वोटर की इज्जत ही नहीं रहेगी, इस टाइम पे डिमांड होती है वोटर्स की। तो दैट इज वाई दैट ये सही नहीं है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारी कंट्री के लिए, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो में सही नहीं रहेगा। अब क्या रास्ता है?
जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, इन अपनी 170th रिपोर्ट में क्या लिखा कि यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, जो ये तीसरा फॉर्म था, दैट वाज जो मिक्स सिस्टम था, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो तीसरा फॉर्म था, जहां पे मैंने कहा था कि पहला मेंबर जो है वो नॉर्मली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुना जाएगा, अगर उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स है, तो बाकी भी चुने जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वोट शेयर, जिसमें सीट्स बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा टाइप मैंने कहा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। आप एक काम करें, आप वो इंट्रोड्यूस करें, ये लॉ कमीशन ने कहा एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस हम वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट और सजेस्ट। अब देखो मैंने उसमें कहा था कि सीट्स बढ़ेंगी, तो इसने सजेस्ट वहीं से किया है 25% ऑफ सीट्स में बी फिल्ड थ्रू पीआर सिस्टम, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी तब जाके वो पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या प्रैक्टिस है, एक ही मेंबर चुन के आएगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, दैट इज इट। लेकिन जब ये वाला सिस्टम इंप्लीमेंट होगा, दैट मींस एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट होकर आएंगे, तो दिस ऑटोमेटिकली सीट शेयर बढ़ जाएगा, तो वही सीट्स बढ़ जाएंगी लोकसभा में। तो वही कह रहा है कि आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 25% सीट्स आप किससे फिल करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन कैसे आप इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी ऑफ, या दैट जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा उसमें इंक्रीज करेंगे आप। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वही मिक्स्ड मेंबर दिस प्रोपोर्शनल सिस्टम फॉर इंक्रीमेंटल सीट्स और एलोकेटिंग एटलीस्ट 25% फ्रॉम ईच स्टेट और यूटी कुड एलिवेट अप्रेंशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो स्मॉलर स्टेट्स लाइक यहाँ पे लिखा है मेघालय, उनको लगता है कि लार्जर स्टेट्स डोमिनेट करते हैं, हमारे यहाँ पे छोटी पार्टीज है, तो एमपीज भी कहाँ से बनेंगे इन छोटी पार्टीज से। लेकिन उस छोटी पार्टी का जब वोट शेयर देखा जाएगा, हो सकता है उसका भी एक एमपी बने। मान लो कि उसको 20% वोट्स पड़े हैं, तो उसका भी एमपी बन सकता है। तो वही कह रहा है, इससे अप्रेंशन छोटे स्टेट्स का भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी रिप्रेजेंट होते हैं इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ऐसी इंक्रीज हम कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन 2026 डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। ये क्या है कि असल में सीट्स इंक्रीज करनी थी आफ्टर एवरी सेंसस, 10-10 साल के बाद सेंसस होता है। अभी जो हम देखते हैं सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे है 543 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, ये किस सेंसस के बेस पे, 1971। अभी वहां से यहां तक चेंज नहीं हुआ है, बाउंड्रीज चेंज हुई है लेकिन सीट्स नहीं बढ़ी है, सीट्स उतनी है, दैट इज 543। तो जो 2021 में सेंसस होने वाला था, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया, जो अब हो रहा है, तो उसके बेस पे डिलिमिटेशन होनी थी। उसका मतलब यह था कि सीट्स बढ़ाई जाएंगी इनटू द लेजिस्लेचर, इनटू द लोकसभा, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो ये भी अब डिले हो जाएगा। तो यही था, इनने ये सजेस्ट किया कि 2026 का जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगा, जहां पे सीट्स बढ़ाई जाएंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द एरियाज, तो उसमें आप इंक्रीज करो नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि लास्ट 5 डिकेड्स में 50 साल से, राइट फ्रॉम 1971, 30 साल हो गए 2000 तक, और अभी तक हो गए और 25 साल, दैट मीन्स ये 50-55 साल हो गए। तो वही 5 डिकेड्स है। अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ हुई अक्रॉस रीजन्स, ये कंप्लीट करती है एलोकेटिंग सीट्स, लोकसभा सीट्स सॉल्वली बाय पॉपुलेशन, पोटेंशियली अंडरमाइनिंग फेडरल प्रिंसिपल्स एंड कॉजिंग स्टेट डिसएन्चेंटमेंट। तो प्रॉब्लम्स बहुत होगी क्योंकि पॉपुलेशन अनइवनली ग्रोथ हुई है। अब हम जानते हैं कि इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, तो यही कह रहा है कि जब डिलिमिटेशन होगी तो उसमें हमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी है लोकसभा में, तो आप उसमें से 25% सीट्स जो है वो मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे फिल कर सकते हो आप। वो बात वही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट में मान लो कि सीट्स लोकसभा सीट्स मान लो 5 है, 5 सीट्स आर देयर, तो उसमें से आप 25% ऑफ सीट्स, वो कितना बनेगा 5, या मान लो 4 सीटें हैं, 5 नहीं 4 सीटें हैं, 25% कितना बनेगा, 1 सीट। 1 सीट आप फिल कर सकते हो किस पे, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, 25%। तो बाकी 3 जो है वो वैसे ही आएगा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। तो ऐसे हम कर सकते हैं, जो हम आगे इलेक्शन कर सकते हैं। ये किसने हमें रिकमेंड किया है, लॉ कमीशन। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है जो इस टाइम पे इंडिया में चल रहा है, दैट इज द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ इलेक्शंस है, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट काउंसिल्स, वहां पे जो इलेक्शन होता है दैट इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जहां पे प्रेफरेंस के बेस पे वोट किया जाता है। वो एक टाइप है किसका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का।
So thank you for today. We'll meet you in next lecture, in next video with the next another topic that will be the one of the mission that has been launched, that is Mission Karma Yogi, the next topic of this booklet. Till this, take care. Till then, thank you for today.